अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बीएस फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 5 को, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। इससे पहले के क्लासेस में हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होती है? वो फोर्स जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है हर टू बॉडीज़ के बीच में, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो सबसे पहले न्यूटन ने डिराइव किया था कि यूनिवर्स में हर टू बॉडीज़ के दरमियान एक फ़ोर्स होती है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। तो उसी के बेस पे चार्जेस में भी फोर्सेस होती है, तो वो सबसे पहले कूलम ने डिस्कवर किया था और इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से उसने मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को इकट्ठा करके और इससे एक लॉ पेश किया और इस लॉ को हम कूलम लॉ कहते हैं। पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कूलम लॉ क्या होती है। इट इज़ द interaction between two charges। ये हमें टू चार्जेस के बीच इंटरेक्शन को बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो इसका इंटरेक्शन कैसा होगा, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो इसका इंटरेक्शन क्या होगा, और अगर इसका नेचर डिफरेंट हो तो इसका इंटरेक्शन क्या होगा। उसी के बेस पे उसने इस लॉ को पेश किया था और इस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक बैलेंस को यूज़ किया था, उसको हम टॉर्शन बैलेंस का नाम देते हैं। उसी के बेस से उसने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन की थी और एक किस्म का डेटा इकट्ठा किया था, तो उसकी वजह से उसने इस लॉ को पेश किया। उन्होंने क्या किया था? फॉर दिस लॉ he was used a device which is called torsion balance। टॉर्शन बैलेंस। उन्होंने उसमें चार्जेस की डेमोन्स्ट्रेशन की और वो इस तरह की, इसकी डायग्राम हम बनाते हैं। डायग्राम इसके लिए उसने एक बैलेंस को यूज़ किया और इस बैलेंस का नाम है टॉर्शन बैलेंस। अब हम इसको बनाते हैं और उस टॉर्शन बैलेंस में उसने दो चार्जेस को एनक्लोज्ड किया और तीसरी चार्ज से उसकी डेमोन्स्ट्रेशन की और इसकी वजह से उसने इस लॉ को पेश किया। लेट सपोज उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस लिया, वो कुछ इस तरह था। ये सिलेंड्रिकल टाइप की एक बैलेंस थी और वो इससे मेजरमेंट कर रहा था। ये हमारे पास स्केल था, यहाँ उस पे स्मॉल डिजिट लगे हुए थे और यहाँ से एक रॉड के ज़रिए इसी तरह लगाया और इससे यहाँ एक फिक्स रॉड ले ली और इसी के साथ टू चार्जेस को बांध लिए। ये वो दो चार्ज थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ एक और चार्ज को
लेट सपोज ये हमारे पास लेट ये ए प्राइम चार्ज है और यहाँ ये हम इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको। यहाँ एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट इसको हम ए प्राइम का नाम देते हैं और इसको हम ए का नाम देते हैं। और यहाँ उन्होंने एक और चार्ज को फिक्स किया था यहाँ से, लेट सपोज वो पॉजिटिव चार्ज है। लेट ये चार्ज हमारे पास बी है और इन दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेट सपोज हमारे पास आर है। सेंटर से एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो आर था। अब उन्होंने क्या किया, जब उसने इस चार्ज को लेके गया उसके पास तो उन्होंने इस चार्ज को डिफ्लेक्ट किया, मींस उसने इसको रिपेल किया। जब उन्होंने डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स ज़्यादा हो गई इन दोनों चार्ज के दरमियान। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ये ए चार्ज है और ये हमारे पास ये बी चार्ज है, ये बी है और ये ए चार्ज है। और जब उन्होंने डिस्टेंस को कम किया, लेट इस डिस्टेंस को इसको यहाँ लेके गए तो ये डिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ और जब डिस्टेंस डिक्रीज़ हुआ आर डिक्रीज़ हो गया तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा आ गई, यानी फोर्स इंक्रीज़ हो गया। जब डिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई तो फोर्स इंक्रीज़ हो गया, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया। क्योंकि डिस्टेंस कम करने से उसने इसको रिपेल करना शुरू किया, तो इस वजह से उन्होंने इस लॉ को पेश किया। और साथ ये भी कहा कि जब फोर्स तब ज़्यादा होगा जब डिस्टेंस हमारे पास कम हो। जब हम आर को डिक्रीज़ करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। अब उन्होंने एक और डेमोन्स्ट्रेशन किया और वो इस तरह किया कि लेट्स सपोज ये चार्ज हमारे पास छोटा चार्ज था और जब उसने इस चार्ज को बढ़ाया, लेट्स सपोज ये वो बॉडी है, इसी तरह किया, या हम ऐसे कहेंगे कि इस पर ज़्यादा चार्ज हो। जब चार्जेस ज़्यादा करने से तो ये चार्ज भी ज़्यादा होगा, सॉरी ये वाला, तो तब भी फोर्स ज़्यादा होगा। जब चार्जेस ज़्यादा हो तो तब भी फोर्स ज़्यादा होगा, तो फिर इसको यहाँ से ये रिपेल करेगा। इट मीन्स दैट the force of attraction between these two charges is directly proportional the product of these two charges, and this force is inversely proportional to the square of distance between them। ये इसकी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि जब हम r को हाफ लेते हैं तो ये 4 टाइम इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से उन्होंने इस लॉ को पेश किया। अब हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज़्यादा होगा और अगर चार्ज ज़्यादा हो तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो पहले वाले में डायरेक्ट रिलेशन है और दूसरे वाले में इन्वर्स रिलेशन है। स्टेटमेंट तो इसका स्टेटमेंट ऐसा आएगा, the force of attraction and repulsion is directly proportional to the product of two charges
and inversely proportional to the square of distance between them. अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखते हैं। लेट हम इससे इन दो चार्जेस को उठाते हैं। लेट ये हमारे पास टू चार्जेस हैं और वो दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। लेट ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक और चार्ज है, वो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों चार्ज एक ही लाइन से पास होगी। लेट r is the distance between these two centers तो ये सेम नेचर का है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी। दोनों चार्जेस नेचर में सेम है और साइज़ में भी सेम है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब ये बॉडी, लेट्स सपोज हमारे पास बॉडी 1 है, सॉरी चार्ज 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है, तो ये जो फोर्स लगाएगा ये F1 बॉडी है और ये फोर्स लगाता है इस चार्ज पर दूसरे पर और ये भी फोर्स लगाता है, ये हमारे पास F2 है और पहले वाले पर फोर्स लगाता है। इसमें जो फोर्स एक्टिंग करेगा वो अलोंग द लाइन करेगा। द फोर्स, अगला पॉइंट हमारे पास है द फोर्स एक्टिंग अलोंग अ लाइन, एक ही लाइन में फोर्स एक्टिंग करेगा, जिस तरह के हमने बताया यहाँ से। और ये लॉ यूज़ होगी स्मॉल चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। दिस लॉ is used for the point charges अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखते हैं। हम इसको रेस करेंगे और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। मैथमेटिकल फॉर्म, तो वो क्या होगा। लेट्स सपोज हमारे पास टू चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। जब ये डिस्टेंस कम होगा तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी और जब ये डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी और जब ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो इसका फोर्स कम होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। अब हम इसको लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं दैट द फोर्स of repulsion between these two charges is directly, this is electric force or Coulomb force, or we can say that it is a Coulomb force. Let ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये हमारे पास Q2 चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है और वो फोर्स हमारे पास इक्वल होगा
coulomb force is directly proportional to the product of these two charges q1 q2. Let's suppose this is equation number first. This is equation number first and this is equation number second. अब हम इसको combine करेंगे. Combine equation first and second. फोर्स दोनों में कॉमन है तो एफ सी इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. अब इसके बाद हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और इसके साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे और फिर उसी पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे. Now remove the sign of proportionality, so it become constant is Q1 Q2 divided by R square. FC is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where हम यहाँ लिखेंगे where K is Coulomb constant. यह हमारे पास कूलम कांस्टेंट है और ये हमें बताता है कि चार्जेस कौन से मीडियम में है. कूलम कांस्टेंट. इट टेल अस इन विच कि कौन से मीडियम में, इन विच मीडियम the charges are placed. कि कौन से मीडियम में चार्ज प्लेस्ड है. ये वाटर में है, ये वैक्यूम में है, ये स्पेस में है, ये एयर में है. और इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर है के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो एफ सी इज़ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर. अब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास परमिटिविटी. पहले हम के की वैल्यू लिखते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी. के हमारे पास बराबर है, कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी कीमत हमारे पास होती है, वैल्यू होती है के इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये है हमारे पास के की वैल्यू. अब हम इस टर्म पे बात करते हैं. इट इज़ एप्सिलॉन नॉट. It is the permittivity of free space. अब हम इसके लिए आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे. एप्सिलॉन नॉट पे डिटेल के साथ बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक्चुअली क्या है. अब हम इस कूलम लॉ के लिए ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा. तो इसका ग्राफ होगा हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम डिस्टेंस को लेंगे जो कि r है और वर्टिकल लाइन पे हम लेंगे और ये हमारे पास वो ओरिजिन है, ये हमारे पास फोर्स होगा. जब हम r को बढ़ाते हैं तो फोर्स हमारे पास डिक्रीज़ होता है और जब हम फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो r हमारे पास डिक्रीज़ होता है. तो इसकी ग्राफ जो आएगा वो हम फॉर ऑल टाइम ये करो होगा. इसी तरह के यहाँ हमारे पास फोर्स इंक्रीज़ है तो यहाँ डिस्टेंस डिक्रीज़ है.
तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगले लेक्चर में हम फिर इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अब हम वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को कैसे लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म लेट, ये हमारे पास एक चार्ज है और ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेट दिस इज़ Q1 चार्ज और दिस इज़ Q2 चार्ज। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं यहाँ से, और ये इन दोनों सेंटर के बीच डिस्टेंस लेट सपोज वो r है, तो ये सम ऑफ द डिस्टेंस हमारे पास बराबर होगी r इज़ इक्वल टू r2 माइनस r1 के। ये q r2 माइनस r1 के बराबर है। लेट सपोज अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ माइनस r वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म हमारे पास इसी तरह आएगा। अगर ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है और ये हमारे पास सेकंड बॉडी है, तो ये जो फोर्स लगाता है F12, तो इसका मतलब क्या है कि पहला चार्ज फोर्स लगाता है इस दूसरे चार्ज पर, तो ये हमारे पास F2 हो जाएगा, और ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाता है, तो ये हमारे पास F21 होगा। दिस इज़ द फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज़ द फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। लेट अगर हम इसके लिए ये लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो ये F12 हमारे पास इसी तरह आएगा, और ये होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1 होगा। और यह भी चूँकि वेक्टर फॉर्म है, ये भी हमारे पास R2 माइनस R1 ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ। ये है, लेट दिस इज़ इक्वेशन नंबर ए। अब हम इसकी लिमिटेशन पे बात करते हैं। अगर हम इस चार्ज के लिए वेक्टर फॉर्म में इस कूलम लॉ को लिखते हैं तो ये हमारे पास R1 बन जाएगा, ये R2 होगा, और इसी तरह ये भी R1 और ये R2 होगा। और अगर जनरल फॉर्म में हम लिखें तो ये हमारे पास R² होगा, इसके ऊपर स्क्वायर होगा, और ये सिर्फ हमारे पास R बन जाएगा। इसी तरह हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R², या हम फोर्स को लिखेंगे जो कि वेक्टर फॉर्म में है, और यहाँ इसके साथ ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस डिस्टेंस को। अब हम इसकी लिमिटेशन पे बात करते हैं कि इसके कूलम लॉ की लिमिटेशन क्या होगी। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। पहला लिमिटेशन हमारे पास है, फॉर कूलम लॉ वी रिक्वायर्ड पॉइंट चार्जेस आर वेरी स्मॉल चार्जेस। इट applied or valid for small charges, for point charges. ये इसका पहला लिमिटेशन है। चार्जेस हमारे पास हमेशा पॉइंट चार्ज होंगे, इसके लिए ये लॉ अप्लाई होता है। अगर हमारे पास एक्सटेंडेड चार्ज हो तो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये अप्लाई नहीं होता। हम लिखेंगे इट डज नॉट
वॉलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं होगा। दूसरा लिमिटेशन हमारे पास है व्हेन बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, जब दोनों चार्ज रेस्ट में हो तब हम कूलम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है इफ़ वन चार्ज इन मोशन एंड वन चार्ज एट रेस्ट, सो इट इज़ आल्सो कूलम लॉ इज़ वैलिड फॉर दिस टू चार्जेस। इफ़ वन चार्ज in motion and second charge is in state of rest, तब भी हम कूलम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं उन चार्जेस पर। It does not valid for both charges in motion, जब दोनों चार्ज मोशन में हो तो हम कूलम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर बोथ चार्ज इन मोशन। तो ये थे हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। वस्सलाम।